टू द टेक गिग जंक्शन। तो आज सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क BCS 603। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये AKTU की सीरीज़ है। ठीक है, AKTU के सब्जेक्ट की सीरीज़ है जो कि 6 सेमेस्टर में पढ़ी जाती है, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये हालांकि गेट एग्जामिनेशन और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो आई होप अगर आप मेरा वीडियो थोड़ा सा भी देखते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ऐसा कि सिर्फ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मैटर करता है, अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी देखते हैं तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ गए यूनिट 2 में। और यूनिट 1 की वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। वो 2 पार्ट में है। मैं वीडियोस 2 पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले रीज़न बताया, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो और पढ़ने और पढ़ाने में अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके सीधा एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 2 का जो नाम है वो है लिंक लेयर। क्या नाम है? लिंक लेयर नाम है। तो जैसा कि हमने यूनिट 1 में OSI मॉडल पढ़ा था। ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर थे। ठीक है, एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ठीक है, फिजिकल, ये सब लेयर थे। तो जो हमारा लिंक लेयर है वो सबसे कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे नीचे का लेयर होता है OSI मॉडल के रेफरेंस में बात करें तो। लिंक लेयर आखिर है क्या? आखिर चैप्टर के नाम पे ही बात करें तो लिंक लेयर क्या है कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC से डील करता है। ठीक है, तो डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक फिजिकली भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, जो मतलब कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो एक सेंडर और एक रिसीवर, ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे। सेंडर मतलब जो भेजेगा रिसीवर को, और रिसीवर मतलब जो सेंडर के द्वारा भेजे हुए चीज़ों को रिसीव करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर का टर्म बार बार यूज़ होगा। तो यहाँ पर आखिर बात क्या होती है कि यहाँ पे डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, यानी डेटा जो होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, यानी डेटा जो होते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं। सबसे पैकेटाइजेशन, सबसे मेन टर्म्स हम याद रखेंगे, फ्रेम्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो डेटा होगा हम लोग का फ्रेम्स के फॉर्म में होगा। और एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल और मैक एड्रेसिंग हैंडल करता है। ठीक है, तो लिंक लेयर OSI मॉडल में कहाँ है? बात करें अगर OSI मॉडल अगर हम लोग बनाए थे, ठीक है, टोटल 7 लेयर थे हमारे पास। ठीक है, तो OSI मॉडल के 7 लेयर की बात करें तो जो हमारा लिंक लेयर है वो सबसे नीचे है, जिसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो बात करें फिर से, अगर हम लोग OSI मॉडल को रिपीट करना चाहें तो फिजिकल लेयर में क्या बिट्स ट्रांसफर करते हैं, वायर्स, केबल, सिग्नल्स। और डेटा लिंक लेयर, जिसको लिंक लेयर बोलते हैं, फ्रेम्स में डेटा भेजते हैं और एरर डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद बात करें तो लिंक लेयर के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, डिवाइसेस को यूनिक एड्रेस यानी मैक एड्रेस असाइन करता है। आप या हॉटस्पॉट वगैरह अगर कॉलेजेस वगैरह में आपके चलते होंगे तो आपके फ़ोन का एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि यूनिक एड्रेस होता है वो असाइन करता है। और फिर LLC यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करता है। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जब आप वाईफाई या ईथरनेट से इंटरनेट यूज़ करते हो तो लिंक लेयर डेटा पैकेट्स को फ्रेम में तोड़ता है और फिजिकल मीडियम यानी वायर या वायरलेस सिग्नल से भेजता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, फ्रेमिंग से। ठीक है, फ्रेमिंग AKTU के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेमिंग क्या है कि एक डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है जो नेटवर्क लेयर से आने वाले बिट स्ट्रीम को छोटी छोटी मैनेजेबल डेटा यूनिट्स यानी फ्रेम में डिवाइड करता है। इससे डेटा ट्रांसमिशन रिलायबल और एफिशिएंट बनता है। ठीक है, अगर फ्रेमिंग ना हो तो रिसीवर कंटिन्यूस बिट स्ट्रीम को समझ नहीं पाएगा और डेटा का स्टार्ट और एंड डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेमिंग डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में भेजने और रिसीव करने में मदद करता है, जिसमें एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन जैसे फीचर्स होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 कंप्यूटर है। ठीक है, 2 कंप्यूटर है, एक सेंडर का एक रिसीवर का। तो 2 कंप्यूटर आपस में अपना वार्तालाप कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। तो डेटा शेयरिंग होगा वो फ्रेमिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मान लो आप व्हाट्सअप में मैसेज भेज रहे हो। व्हाट्सअप आजकल के ज़माने में सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मान लो आप व्हाट्सअप पे मैसेज भेज रहे हो, अगर पूरा मैसेज बिना फ्रेमिंग के भेजा जाए तो रिसीवर को ये नहीं पता चलेगा कि मैसेज कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो फ्रेमिंग इंश्योर करते कि हर मैसेज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहे ताकि रिसीवर सही तरीके से समझ सके। ठीक है, तो फ्रेमिंग क्या है कि एक डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है जो नेटवर्क लेयर से आने वाले बिट स्ट्रीम को छोटी छोटी मैनेजेबल डेटा यूनिट्स यानी फ्रेम में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है कि फ्रेमिंग क्या है कि
एक डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है जो नेटवर्क लेयर से आने वाले बिट स्ट्रीम को छोटी छोटी मैनेजेबल डेटा यूनिट्स यानी फ्रेम में डिवाइड करता है। अब आखिर नीड फॉर फ्रेमिंग माने ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो फ्रेमिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एफिशिएंट और एरर फ्री कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह इंश्योर करता है कि डेटा ऑर्गेनाइज रहे, यानी फ्रेम्स डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भेजने में मदद करता है। और एरर डिटेक्शन, फ्रेम्स एरर डिटेक्ट करने के लिए चेकसम जैसे मैकेनिज्म अभी आगे जाके पढ़ेंगे, वो उसको समझेंगे। और फिर फ्लो कंट्रोल, फ्रेम्स का यूज़ डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए होता है ताकि कंजेशन ना हो। और सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेमिंग रिसीवर को अलग अलग डेटा यूनिट्स को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, ठीक है। अब फ्रेमिंग के कुछ टाइप्स हैं, तो फ्रेमिंग्स की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या, फ्रेमिंग को स्ट्रक्चर और मेथड के बेस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग क्या है, तो फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग इस टाइप में हर फ्रेम एक फिक्स साइज का होता है, यानी रिसीवर को पता होता है कि एक फ्रेम का साइज कितना है, इस वजह से वो इजिली फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कुछ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जिसमें फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एटीएम यानी ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। जैसे एटीएम की बात करें तो इसका 53 बाइट्स का फिक्स साइज फ्रेम होता है, ठीक है। इसमें कोई आप वेरिएबल या चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें फिक्स लेंथ फ्रेमिंग में आप एटीएम का एग्जांपल दे सकते हैं। अब बात करेंगे वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग क्या होता है, तो वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग में फ्रेम का साइज फिक्स नहीं होता। फ्रेम का बाउंड्री जैसे डिफाइन करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे लेंथ फील्ड या स्पेशल मार्कर्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ईथरनेट फ्रेम्स वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं। ईथरनेट फ्रेम का मिनिमम साइज 64 बाइट्स और मैक्सिमम 1518 बाइट्स होता है। एग्जाम्पल में आप इसको शो कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेटिव कॉपी दिखाने के लिए। अब बात करेंगे कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है फ्रेम्स के स्टार्ट और एंड को मार्क करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो BISYNC यानी बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इस प्रोटोकॉल में आस्की कंट्रोल कैरेक्टर्स का यूज़ होता है। ASCII हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। और एस्टिक यानी स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, फ्रेम का स्टार्ट इंडिकेट करता है। और ETX जो होता है एंड ऑफ टेक्स्ट यानी फ्रेम का एंड इंडिकेट करता है। अब बीट ओरिएंटेड फ्रेमिंग क्या होता है कि इस मेथड में कैरेक्टर की जगह बीट यानी पैटर्न्स फ्लैग का यूज़ होता है फ्रेम बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो SDLC, ठीक है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, प्रोटोकॉल जिसमें जैसे बात करें तो उसमें 0 1 1 ऐसे करके कुछ फ्लैग्स यूज़ होते हैं, यानी 7 इन हेक्साडेसिमल फ्लैग सीक्वेंस का यूज़ करते हैं फ्रेम के स्टार्ट और एंड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ट्रेन का डब्बा है, ठीक है। ट्रेन की जो बोगीज़ हैं आप समझ लीजिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो ट्रेन की जो बोगीज़ जो लगी होती हैं, समझ लीजिए ट्रेन की बोगीज़ हैं, छुक 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 रेलगाड़ी चल रही है हमारी, ठीक है। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स यानी बोगीज़ का एग्जांपल लेते हैं, तो हर कंपार्टमेंट एक फ्रेम की तरह है। जैसे ये भी कंपार्टमेंट ले लें तो ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, और ये भी फ्रेम है, और ये भी फ्रेम है। तो फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग में हर बोगीज़ एक फिक्स साइज़ का होता है, ठीक है। हर बोगीज़ का जो होता है एक फिक्स साइज होता है। वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग में बोगीज़ का साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ये छोटा हो सकता है, और जो पायलट की गाड़ी जो लोको पायलट की गाड़ी वो अलग होगी, उसका साइज अलग होगा। जो है AC की गाड़ी है उसमें थोड़ा अलग होगा, और जो जनरल की होगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। जनरल वाली जो रेलगाड़ी होगी मतलब कि उसका डब्बा होगा वो सबसे छोटी होगी। इसका वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग का एग्जांपल है। और फिर बात करें कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में, तो बोगी के स्टार्ट और एंड पे स्पेशल मार्कर होंगे, जैसे फर्स्ट क्लास, जनरल, AC, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। और बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में क्या होगा कि बोगी के स्टार्ट और एंड पे स्पेशल बिट सीक्वेंसेज जैसे आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे करके उस पर स्पेशली मार्कर्स होंगे। अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ फ्रेमिंग की, ठीक है। तो फ्रेमिंग के मेथड्स होंगे, तो फ्रेमिंग को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। पहला क्या कि कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग, तो इस मेथड में फ्रेम के हेडर में एक फील्ड होती है जो फ्रेम का साइज स्पेसिफाई करती है, ठीक है। जैसे रिसीवर उस फील्ड को रीड करके पता लगा लेता है कि फ्रेम कितने बाइट्स का है, ठीक है। ये कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग है। और फिर फ्लैग बेस्ड फ्रेमिंग में क्या होगा, इस मेथड में स्पेशल फ्लैग सीक्वेंस का यूज़ होता है फ्रेम के स्टार्ट और एंड मार्क करने के लिए। जैसे हाई लेवल डेटा लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल में 7E यानी हेक्स फ्लैग का यूज़ होता है। अब बिट स्टफिंग में क्या होता है कि इस मेथड में एक्स्ट्रा बिट इंसर्ट की जाती है ताकि डेटा को गलत तरीके से कंट्रोल फ्लैग ना समझा जाए। अगर डेटा में
जीरो, जैसे बात किया जाए ये डेटा में जो हमारा 011 जैसा करके कुछ है, तो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके डेटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें HDLC, अभी हम आगे जाके समझेंगे। यहाँ फ्लैग सीक्वेंस यूज़ हुआ है, तो इसमें हर फ्रेम के स्टार्ट और एंड पॉइंट में ये सीक्वेंस यूज़ होगा, ठीक है, जो बाउंड्रीज डिफाइन करेगी। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए हमारे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। तो जब भी डेटा ट्रांसमिशन होती है तो नॉइस, इंटरफेरेंस और सिग्नल डिस्टॉर्शन की वजह से डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो एरर डिटेक्ट और करेक्ट कर सकें ताकि डेटा एक्यूरेट और रिलायबल रहे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, यानी एरर के प्रकार कुछ टाइप्स होते हैं। पहला क्या, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर, यही दो टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन में होने वाले एरर्स दो तरह के होते हैं, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर। तो सिंगल बिट एरर तब होता है जब एक ही बिट फ्लिप हो जाए, 0 से 1 हो या 1 से 0। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सेंडर का डेटा है और यहाँ हमारा रिसीवर का डेटा है, ठीक है। तो सेंडर में 0111 है और यहाँ 00, मतलब कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ सिंगल बिट एरर, यानी एक बार जा रहा है। जब यहाँ चेंज बिट आपको दिख रहा होगा तो यहाँ 1 था, तो यहाँ पर इसके पास पहुँच गया 0, तो ये हमारा एरर है, ठीक है। सीधा बात समझेगा आप, एरर है 0 की जगह यहाँ पर रिसीवर के पास 1 पहुँच गया है, तो ये सीधी बात है कि एरर है, ठीक है। तो मान लो सेंडर ने डेटा भेजा 0111, ठीक है, और लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम एक बिट चेंज हो गया और रिसीवर को मिला कुछ ऐसा 0011, ठीक है। तो अगर हमको और रियल लाइफ में समझना चाहें तो सोचो कि तुम एक व्हाट्सअप मैसेज लिख रहे हो, हेलो, ठीक है। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हेलो की जगह तो हेकलो, ठीक है, हेकलो लिख दिया, तो यह एक सिंगल बिट एरर की तरह सिर्फ एक लेटर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा, हाय, ठीक है, आपने लिख दिया हाय और वो गलती से पहुंच गया HE, ठीक है, तो ये अलग सेंस निकल जाएगा ना, तो वही सिंगल बिट एरर कहलाएगा, ठीक। मतलब इसमें सिंगल एलिमेंट का सिर्फ मतलब सिंगल बिट्स का सिर्फ चेंज हुआ है, जिसको सिंगल बिट एरर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं बर्स्ट एरर। तो बर्स्ट एरर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बर्स्ट एरर तब होता है जब एक साथ मल्टीपल बिट्स फ्लिप हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो सेंडर ने 1100 ऐसे कुछ करके भेजा, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम मल्टीपल बिट्स फ्लिप हो गए और रिसीवर को मिला 100 ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझना चाहें तो तुम किसी के फ़ोन पे अपना एड्रेस बता रहे हो, ठीक है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से 2-3 वर्ड्स अलग सुनाई देता है और सामने वाले ने गलत एड्रेस लिख दिया। यह एक बर्स्ट एरर है, मतलब कि जैसे कि आप कहीं और खड़े हैं और गलती से उसने कुछ और समझ लिया तो कहीं और पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बर्स्ट एरर कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको और भी अच्छे से समझना चाहें तो सेंटर ने यहाँ पर ये भेजा और उसकी तरह ये चेंज हो गया, इसको सिंगल बिट, और यहाँ पर मल्टीपल चेंजेस हो गए तो इसको बोलेंगे हम लोग बर्स्ट एरर, ठीक है। तो सिंगल बिट एरर कम सीरियस होते हैं क्योंकि उन्हें इजीली डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सकता है, और बर्स्ट एरर होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि मल्टीपल बिट्स फ्लिप हो जाती है और इन्हें डिटेक्ट और करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं, तो चलिए भाई, अगर गलती हुई है तो उसको डिटेक्ट करना भी हमारा ही काम है और ये कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन मेथड्स, तो आइडेंटिफाई एरर्स मतलब कि गलतियों को पहचानना, ठीक है, और हमारे पास उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उनमें से हम लोग एक टेक्निक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है पैरिटी चेक। तो पैरिटी चेक क्या होता है, अगर हम बात करें तो एरर डिटेक्शन टेक्निक है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है, और पैरिटी चेक एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जिसमें एक एक्स्ट्रा बिट यानी पैरिटी बिट, ठीक है, पैरिटी का मतलब है एक एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बिट डेटा के साथ ऐड की जाती है ताकि ट्रांसमिशन में एरर डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग पैरिटी बिट इवन होना चाहिए, और ऑड पैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग पैरिटी बिट ऑड होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल की बात कर लें, मान लो डेटा वर्ड है ये 101101 यानी 6 बिट्स का है, तो इवन पैरिटी डेटा में वंस की काउंट होगा इसका 4, कितना होगा 4, और इवन बनाने के लिए एक और 1 ऐड करेंगे तो कोड वर्ड हमारा कुछ चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से ये बन जाएगा, तो ये इवन हो गया। और ऑड पैरिटी में डेटा में वंस की काउंट 4 है, तो ऑड बनाने के लिए एक 0 को और ऐड कर देंगे तो कोड वर्ड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर रिसीवर को कोई रॉन्ग डेटा मिले जिसमें पैरिटी मैच नहीं होती है तो समझ जाता है कि एरर हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सेंटर साइड यानी सेंटर साइड में देखें तो लेफ्ट बॉक्स में हमारा क्या है, इनकोडर, लेफ्ट बॉक्स में हमारा इनकोडर है और यहाँ डिकोडर है।
तो इनकोडर में ये जो डेटा वर्ड दिए A3 A2 A1 A0, तो ये ओरिजिनल डेटा है जो भेजना है, ठीक है। जनरेटर सबमिट है, ये पैरिटी बीट जनरेट करता है R0, ठीक है। और कोड वर्ड क्या है, कोड वर्ड में आप देख रहे होंगे ये फाइनल डेटा है जिसमें पैरिटी बीट भी ऐड हो गई, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पैरिटी बीट भी ऐड हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा एक ऐड कर देंगे जिसको पैरिटी बीट बोलेंगे। और फिर अनरिलायबल ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं, जो कनेक्शन है, जो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान एरर आ सकता है। अब एक रिसीवर साइड आप देख रहे हैं तो डिकोडर कहलाता है। इसमें कोड वर्ड कुछ हमारा ये है, ठीक है। कोड वर्ड आप देख रहे हैं B3 B2 B1 B0 Q0, ठीक है। तो अगर आप इसमें चेकर देख रहे हैं तो चेकर का काम ये है कि ये सिंड्रोम S0 जनरेट करता है जो बताता है कि एरर है या नहीं है। अब डिसीजन लॉजिक पे जब जा रहे हैं तो अगर पैरिटी सही हो तो डेटा एक्सेप्ट हो जाता है, अगर एरर डिटेक्ट हो जाए तो डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें तो ये पूरे का मतलब है कि पैरिटी चेक एक सिंपल और फास्ट एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो सिर्फ सिंगल बिट एरर डिटेक्ट कर सकती है, करेक्ट नहीं, ठीक है। इवन और ऑड पैरिटी का यूज़ करके एरर डिटेक्ट किया जा सकता है। फिगर में इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें पैरिटी का रोल है एरर डिटेक्ट करना, ठीक है। अब हम आते हैं चेकसम। तो चेकसम की बात करें तो चेकसम एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज में होने वाले एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा का एक बाइनरी सम कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट यानी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है और इसे चेकसम कहा जाता है। जब रिसीवर डेटा को रिसीव करता है तो वो भी वही सम कंप्यूट करता है और चेकसम ऐड करता है। अगर फाइनल सम 0 होता है तो इसका मतलब है कि डेटा करेक्ट है, मतलब नो एरर, वरना एरर डिटेक्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेंडर साइड जो है डेटा को n बिट के सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इन सब यूनिट्स को बाइनरी सम निकाला जाता है, ठीक है। इन सब यूनिट्स का बाइनरी सम निकालेंगे। सम का वंस कॉम्प्लीमेंट यानी बिट वाइज नॉट ऑपरेशन निकाला जाता है जो चेक सम होता है, ठीक है। क्या होता है? चेक सम होता है। और ये चेक सम डेटा के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है, डेटा के साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर साइड देखेंगे तो रिसीवर सेम सब यूनिट्स को सम करता है इंक्लूडिंग द चेक सम, ठीक है। और फिर अगर सम का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है तो इसका मतलब डेटा एरर फ्री है, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता तो इसका मतलब डेटा करप्टेड है, ठीक है। और फिर अगर हम दूसरे डायग्राम को देखें, अब आ गया हमारा असली कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक्स का 8 बिट डेटा दिया गया है, 8 बिट 2 4 5 6 7 8, ठीक है। और सेंडर साइड कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे तो डेटा ब्लॉक्स का बाइनरी सम निकाला गया है, कैरी बिट्स को ऐड किया गया यानी रैप अराउंड एडिशन, इतना तो आप जानते होंगे, ये सब पढ़ाया गया पहले से। तो फाइनल सम का 1 कॉम्प्लीमेंट कितना निकाला हमारे पास? 1 1 1 0 1 1 0 1 0, ये फाइनल सम है, कॉम्प्लीमेंट निकाला गया हम लोग का। तो ये चीज़ डेटा के साथ ये चेकसम भेजा गया। अब रिसीवर साइड कैलकुलेशन देखें तो सेम ब्लॉक्स का सम चेकसम के साथ ऐड किया तो फाइनल सम हमारा आता है इतने सारे 1, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट होने पर अगर हम बात करें तो सब 0 हो गया। तो क्योंकि रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब डेटा करेक्ट है, कोई एरर नहीं आया। तो चेकसम एक सिंपल और एफिशिएंट एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो डेटा करप्शन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर ट्रांसमिशन में कोई एरर होता है तो रिसीवर उसे डिटेक्ट कर सकता है और डेटा को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप सीधा 0 आ गया तो ये कंक्लूजन क्या, डेटा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसमें यह कुछ नहीं है, जो जितने भी हमारे सब ओरिजिनल डेटा हैं उन सब का सम निकाल के कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के और लास्ट में जो है कॉम्प्लीमेंट जब निकाल रहे हैं तो जो 1 है उसको 0 में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट जानते हैं, अगर 1 है तो 0 और लास्ट में जब 0 आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि करेक्ट है और कोई एरर नहीं है। अब हम लोग CRC देखते हैं। तो CRC जब देखेंगे तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है? तो CRC एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो डेटा ट्रांसमिशन में एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये पॉलिनोमियल डिवीज़न पर बेस्ड होता है। CRC में बाइनरी डिवीज़न का यूज़ होता है जिसमें एक फिक्स डिविज़र यानी जनरेटर पॉलिनोमियल होता है और रिमाइंडर जिसको CRC कोड निकालने के लिए डिवीज़न परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हमारे पास गिवन डेटा और डिवीज़र है। तो डेटा क्या है? 1 0 0 1, ये हमारे पास डेटा है, 4 बिट मैसेज है। और डिवीज़र आप देख रहे होंगे क्या है हमारे पास? 1 0 1 1, ठीक है। जनरेटर पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं हम लोग, ये क्या है? 1 0 1 1 है, ठीक है। तो एपेंड जीरोस हम लोग लास्ट में देखेंगे तो हमारे पास 2 4 है।
तो हमेशा L-1 होता है, तो हम लोग 3 जीरो लास्ट में ऐड कर देंगे। तो डेटा के एंड में n-1 जीरोस अपेंड किए जाते हैं। यहाँ डिवीज़र 4 बिट का है, तो 4-1 यानी 3 जीरो अपेंड कर दिए गए। तो सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, जितने डिवीज़र रहेंगे उसका हम लोग एक हाफ करके उसके पीछे जीरोस लगा देंगे। ठीक है, फिर से सोचनिए, ये हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो हमें तीन जीरो लास्ट में अपेंड कर देने हैं। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। और फिर स्टेप 2, और फिर बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। पहला क्या, 1 जलेगा, तो 1 जलेगा, हमारे पास ये परफॉर्म हो गया। और 1-1 कितना होता है, 0। ठीक है, 1-1 2 नहीं होता है, 1-1 0, और 0-1 1, और 0-0 0, और लास्ट में हम लोग का जो 1-1 होता है उसका कोई मतलब हमको है नहीं। तो इस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हुए जाएंगे। और फिर जब लास्ट में हमारा यहाँ 0 आ गया तो हम लोग 0 को ही उतारेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ जब 1 आ गया, फिर ऐसे करते करते हम लोग लास्ट में जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो 3 बिट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट 4 बिट चुन लिए डिवीज़र को एक्सॉर करते हुए। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप नेक्स्ट बिट को कंसीडर करेंगे, और फिर थर्ड स्टेप फिर नेक्स्ट बिट को कंसीडर करेंगे, और फोर्थ स्टेप फिर हम लोग ने नेक्स्ट बिट को कंसीडर किया। तो फिर लेफ्ट मोस्ट लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट बिट को कंसीडर करना है, यानी नेक्स्ट बिट 0 को नीचे लेकर आए, और फिर रिमाइंडर हमारा 110 आता है। तो फाइनल ट्रांसमिशन डेटा इज इक्वल टू ओरिजिनल डेटा प्लस CRC कोड। ठीक है, फाइनल ट्रांसमिशन डेटा क्या होता है, ओरिजिनल डेटा क्या है हम लोग के पास, ओरिजिनल डेटा मतलब 100। ठीक है, ओरिजिनल डेटा हमारे पास 1001, और प्लस CRC कोड क्या है 110, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल ट्रांसमीटर डेटा मिल जाएगा। तो रिसीवर साइड पे वही डिवीज़न परफॉर्म किया जाता है। अगर रिमाइंडर 000 आता है तो डेटा एरर फ्री है, वरना एरर डिटेक्ट होता है। तो CRC क्या है कि एक पावरफुल एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो पॉलिनोमियल डिवीज़न का यूज़ करता है। इसमें अभी पॉलिनोमियल डिवीज़न क्या, अभी ऐसे करके आ जाए x² + x। ठीक है, ऐसे इसको कैसे डिवाइड करेंगे आप, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो x² है हम लोग उसको हमेशा 1 डिनोट कर लेंगे, और जो x है हम लोग उसको क्या डिनोट कर देंगे, 0। तो सिंपल से डरना नहीं है, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा तो हमको जो पावर है, ठीक है, पावर है उसको 1 डिनोट कर लेंगे। बाई चांस अगर समझ लीजिए यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर 4 है, और प्लस सीधा हमको पूछ दें यहाँ x की पावर 2 है। ठीक है, तो हमको x की पावर 4 को पहले 1 लिखना है, और फिर x की पावर 3 को हमको 0 असाइन कर देना है। नहीं लिखा है फिर भी हमको मान के हुए चलना है कि यहाँ 0 लिखना है, और जब यहाँ x की पावर 2 पे चले जाएंगे तो फिर से इसको 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ फिर x लिखा होगा तो उसको 1 असाइन कर लेंगे। ऐसे करते हुए पॉलिनोमियल की बातें हुए करेंगे। अब बात करते हैं CRC के 2 पार्ट होते हैं, CRC जनरेटर और CRC चेकर। तो यहाँ पर हम लोग को CRC चेकर का एक दिया गया। तो CRC जनरेटर और CRC चेकर अगर हम लोग बात समझे तो CRC जनरेटर क्या होता है, सेंडर साइड का प्रोसेस है ये। तो डेटा के साथ एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है, यानी सेंडर पहले डेटा के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा 0 बिट्स ऐड करता है। फिर से बात सुनिएगा आप लोग कि सेंडर क्या करता है कि पहले डेटा के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा 0 बिट्स ऐड करता है। ये बिट्स पॉलिनोमियल यानी डिवीज़र के साथ साइज अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और फिर बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा यहाँ मैंने ऊपर आपको सिखाया वही हमारा CRC जनरेटर है पूरा। ठीक है, और CRC जनरेटर का मतलब ये होता है कि बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करना, और सेंडर मॉडिफाइड डेटा क्या होता है कि ओरिजिनल डेटा प्लस एक्स्ट्रा जीरोस को एक प्री डिफाइंड पॉलिनोमियल डिवीज़र से डिवाइड करता है। ये डिवीज़न बाइनरी एक्सॉर ऑपरेशन से होता है और नॉर्मल डिवीज़न जैसा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि CRC चेकर क्या होता है। तो CRC चेकर यहाँ नीचे दिया गया है। तो CRC रिमाइंडर जनरेट करना, डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कोड होता है। ठीक है, अब हम लोग CRC चेकर रिसीवर साइड का देखें तो रिसीव डेटा को बाइनरी डिवीज़न परफॉर्म करना है, यानी रिसीवर को डेटा मिलता है जो ओरिजिनल डेटा प्लस CRC होता है। तो रिसीवर इसको सेम पॉलिनोमियल डिवीज़र से दोबारा डिवाइड करता है, रिमाइंडर चेक करता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेटा एरर फ्री है, अगर 0 नहीं आता है तो डेटा में एरर डिटेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कैसा इसने फिगर बनाया हुआ है। तो जैसा जैसा वो उसने डिवीज़न परफॉर्म किया है वैसा वैसे इसने बना दिया है कि पहले डेटा दिया गया है, फिर n-1 करके लास्ट में 0 ऐड कर देंगे, और फिर 0 ऐड करने के बाद जब डिवीज़र करेंगे तो हमेशा 0 जो लास्ट में जो उसको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐड करते हुए चलेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा डेटा आएगा वो डेटा प्लस CRC। तो CRC क्या है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है वही CRC है, और जो डेटा है यानी जो एक्चुअल डेटा है उसी के लास्ट में CRC जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ CRC एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो डेटा ट्रांसमिशन में करप्शन डिटेक्ट करता है, और ये बाइनरी डिवीज़न और एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ करता है। ठीक है, अब हम हैमिंग कोड समझेंगे। तो हैमिंग कोड क्या होता है कि
हैमिंग कोड एक एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक है जो डेटा में सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकती है। तो ये टेक्निक रिडंडेंट यानी एक्स्ट्रा बिट को डेटा में ऐड करता है जो पैरिटी बिट्स कहलाता है। ये पैरिटी बिट्स एक्सऑर ऑपरेशन का यूज़ करके सेट की जाती है। यानी हैमिंग कोड का काम कैसे करता है। स्टेप 1 की बात करें तो पहले क्या, रिडंडेंट बिट्स यानी पैरिटी बिट्स ऐड करना, ठीक है। और पैरिटी बिट्स को 2 की पावर n पोजीशन पे रखा जाता है, जैसे P1 P2 P3 P4 P5 मतलब ये अरे P100, ठीक है। और फिर ये बिट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये बिट्स डेटा बिट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और इनका काम एरर डिटेक्ट करना होता है। और स्टेप 2 की बात करें तो पैरिटी बिट्स का कैलकुलेशन, हर पैरिटी बिट कुछ स्पेसिफिक डेटा बिट्स का एक्सऑर होती है। अगर ट्रांसमिशन के बाद कोई बिट फ्लिप हो जाए तो रिसीवर एरर पोजीशन डिटेक्ट कर सकता है। और स्टेप 3 एरर डिटेक्ट करना, रिसीवर सेम पैरिटी चेक करता है। अगर पैरिटी चेक फेल हो जाए तो रिसीवर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी बिट गलत है, जो पोजीशन पे एरर होता है उसको फ्लिप करके करेक्ट डेटा रिकवर किया जाता है। एग्जांपल चलिए भाई, डायग्राम से समझिए आप लोग। डायग्राम से बातें ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा याद रहती हैं और कॉपी हमेशा इन्फॉर्मेटिव दिखती है, ठीक है। और ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है तो इसमें मे भी न्यूमेरिकल पूछे। अगर थ्योरी पूछता है तो आप ऐसे डायग्रामेटिकली एग्जांपल में अगर अपनी कॉपी दिखाएंगे तो आपको हमेशा फुल मार्क्स ही मिलेंगे, फुल मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे। अगर 7 मार्क्स है तो गलती से वो 8 दे सकता है लेकिन 7 नहीं दे सकता, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा दिया गया 1011, ठीक है। तो पैरिटी बिट्स ऐड करने के बाद हैमिंग कोड कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे P1 P2, ठीक है, P1 P2 1 P4 011 ऐसे कुछ दिखेगा। तो पैरिटी बिट्स P1 P2 और P4 के स्पेसिफिक डेटा बिट्स के बेसिस पर सेट किया जाता है। अगर ट्रांसमिशन में एरर आता है तो रिसीवर एक्सऑर चेक करता है और एरर बिट को फ्लिप करता है, ओरिजिनल डेटा वापस ला सकता है, ठीक है। तो यह सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है, करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ P1 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ P4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 11 हो जाएगा। तो हमारा ऐसे करके पैरिटी हमेशा चेकिंग होता है। तो हैमिंग कोड हमेशा सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है। यहाँ पैरिटी बिट्स ऐड करके काम करता है, रिसीवर एरर पोजीशन में डिटेक्ट करता है और डेटा करेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट में, इशूज इन डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के 3 बड़ी प्रॉब्लम्स। डेटा लिंक लेयर का काम डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन और नेटवर्क इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चैलेंजेस आते हैं। पहला क्या, फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग डेटा को छोटी छोटी फ्रेम्स में डिवाइड करना, ठीक है, डेटा को छोटी छोटी फ्रेम्स में डिवाइड करना। फ्रेमिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डेटा स्ट्रीम को छोटी ब्लॉक्स फ्रेम्स में तोड़ना ताकि ट्रांसमिशन ईजी हो। तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्या लगेगा, फ्रेम का स्टार्ट और एंड आइडेंटिफाई करना, सेंडर और रिसीवर के बीच प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना, और वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स को एफिशिएंटली हैंडल करना। और दूसरा आता है हम लोग का एरर कंट्रोल या गलतियों को पकड़ना और ठीक करना। तो ट्रांसमिशन के टाइम डेटा करप्ट हो सकता है, इसलिए एरर कंट्रोल ज़रूरी है। कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे एरर डिटेक्ट करना या पैरिटी चेक। तो चेकसम या CRC से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल। तो सेंडर और रिसीवर का स्पीड को बैलेंस बनाए रखना। अगर सेंडर फास्ट है और रिसीवर स्लो हो तो डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए फ्लो कंट्रोल ज़रूरी है। और फिर बात आती है हम लोग के एक्सेस कंट्रोल। तो जब एक चैनल मल्टीपल डिवाइसेस शेयर करती है तो कोलिजन और कंटेंशन होता है, इसके लिए जो हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस हैं CSMA, जो हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे, टेक्निक्स होती हैं। और फिर क्या, एड्रेसिंग, ठीक है। तो हर डिवाइसेस को यूनिक मैक एड्रेस देना ज़रूरी होता है ताकि डेटा सही जगह पहुंचे, और एड्रेसेस स्पूफिंग और सिक्योरिटी इशू भी एक चैलेंजेस है। रिलायबिलिटी, डेटा लॉस या डुप्लीकेट ना हो, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर का यूज़ किया जाता है। तो डेटा लिंक लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन लेयरिंग प्रिंसिपल्स। पहला क्या, HDLC होता है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल क्या होता है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो CRC बेस्ड एरर डिटेक्शन और एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, ईथरनेट, IEEE 802.3 लैन में फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग और CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन हैंडल करता है। और फिर क्या, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, यानी डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। IP और IPv6 को सपोर्ट करता है और ऑथेंटिकेशन के लिए PAP या CHAP का यूज़ करता है, ठीक है। और फिर वायरलेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वायरलेस प्रोटोकॉल जैसे वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क में CSMA CA और इंक्रिप्शन WPA का थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं टोकन रिंग। तो टोकन रिंग क्या होता है कि एक रिंग टोपोलॉजी में टोकन पासिंग का यूज़ करके कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन एंश्योर करता है,
ठीक है। तो बात करें तो डेटा लिंक लेयर यानी फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल के थ्रू स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन का ध्यान रखती है। इसके लिए एचडीएलसी, ईथरनेट, पीपीपी, वाईफाई और टोकनिंग जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है जो डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। इसका मेन पर्पस सेंडर और रिसीवर के बीच रिलायबल और एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करना होता है। अब काम कैसे करता है कि सेंडर एक विंडो मेंटेन करता है। ठीक है, सेंडर क्या करता है, एक विंडो मेंटेन करेगा और फिर क्या करेगा कि जिसमें एक टाइम पर मल्टीपल फ्रेम भेजे जा सके, और रिसीवर भी एक विंडो रखता है जो बताता है कि एक टाइम पर कितने फ्रेम्स रिसीव हो सकते हैं। तो जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है, विंडो आगे स्लाइड करती है और नए फ्रेम्स भेजने की परमिशन मिलती है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। पहले क्या, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो सेंडर एक फ्रेम भेजता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो नेक्स्ट फ्रेम भेजा जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेम फ्रेम दोबारा ट्रांसमिट होती है। तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला क्या, नेटवर्क स्लो हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क स्लो हो जाएगा। और दूसरा क्या, क्योंकि सेंडर वेट करता है और एक टाइम पर सिर्फ एक फ्रेम भेजे जा सकते हैं, इस वजह से लो थ्रूपुट होता है। अब बात करेंगे गो बैक एन यानी जीबीएन प्रोटोकॉल। क्या होता है कि सेंडर एक टाइम पर मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है, जो कि विंडो साइज इक्वल टू एन होता है। और अगर कोई एक फ्रेम लॉस्ट या करप्ट हो गया तो उसके बाद के सारे फ्रेम्स दोबारा भेजने पड़ेंगे। तो रिसीवर सिर्फ इन ऑर्डर फ्रेम्स एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। स्टॉप एंड वेट से बेटर है क्योंकि एक साथ ज़्यादा फ्रेम भेज सकते हैं। और नुकसान, अगर एक फ्रेम लॉस्ट हो गया तो उसके बाद के सारे फ्रेम्स दोबारा भेजने पड़ेंगे। अब तीसरा वह क्या है कि सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि सेंडर एक टाइम पर मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है। रिसीवर हर फ्रेम का इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अगर कोई फ्रेम लॉस्ट या करप्ट हो जाए तो सिर्फ वही फ्रेम दोबारा भेजा जाता है। रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स बफर करता है जब तक मिसिंग फ्रेम्स आए न जाए। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पहला क्या, सिर्फ इनकरेक्ट फ्रेम्स ही दोबारा भेजने पड़ते हैं जो एफिशिएंट है। और नुकसान क्या, ज़्यादा मेमोरी चाहिए आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम बफर करने के लिए। तो गो बैक एन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल की जैसे कि आप देख रहे हैं गो बैक एन विथ विंडो साइज इक्वल टू 4। तो सेंडर फ्रेम्स क्या है, 1 2 3 एंड 4 भेजता है और रिसीवर फ्रेम्स क्या करता है कि 1 2। ठीक है, रिसीवर फ्रेम्स क्या करता है कि 1 2 एक्नॉलेज कर देता है और फ्रेम 3 लॉस्ट हो जाता है। तो रिसीवर क्या करेगा कि फ्रेम 4 को डिस्कार्ड कर देता है क्योंकि फ्रेम 3 मिसिंग है। सेंडर दोबारा फ्रेम 3 और 4 भेजता है। ठीक है, क्योंकि लॉस हो गया तो दोबारा भेजेगा। और यही सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि सेंडर जो है 1 2 3 4 भेजा। ठीक है, रिसीवर ने फ्रेम्स 1 2 4 एक्नॉलेज कर देता है और फ्रेम 3 लॉस्ट हो जाता है। तो सेंडर सिर्फ फ्रेम 3 को दोबारा भेजता है, रिसीवर फ्रेम 3 को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस कर लेता है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स के फ़ायदे कुछ होते हैं। पहला क्या कि स्टॉप एंड वेट से बेटर है क्योंकि एक टाइम पर मल्टीपल फ्रेम भेजे जा सकते हैं। और पाइपलाइनिंग अलाउ करता है जिससे डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए बफरिंग के लिए। और फिर आते हैं हम लोग फ्लो कंट्रोल में। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल एक टेक्निक है। क्या है, एक टेक्निक है जो सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करती है। ये इंश्योर करती है कि फास्ट सेंडर स्लो रिसीवर को ओवरलोड ना करे ताकि डेटा लॉस न हो। अब ये स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल है क्या, तो स्टॉप एंड वेट एक सिंपल फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। इसका मेन काम रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करना है। इसमें सेंडर एक फ्रेम भेजता है और उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। जब तक रिसीवर से ACK नहीं मिलता सेंडर नया फ्रेम नहीं भेज सकता। अब काम कैसे करता है, ठीक है, पहले क्या करता है, सेंडर एक फ्रेम भेजेगा, रिसीवर फ्रेम को रिसीव करता है और एक्नॉलेज भेजता है। ठीक है, सेंडर जब तक एक्नॉलेज रिसीव कर लेता है तब तक नेक्स्ट फ्रेम भेजता है। अगर एक्नॉलेज नहीं आता तो सेंडर वही फ्रेम दोबारा भेजता है। एग्जाम्पल की बात करें, समझो 3 फ्रेम दिए गए F1 F2 F3। ठीक है, तो सेंडर ने F1 भेजा। ठीक है, सेंडर ने F1 भेजा रिसीवर को और F1 रिसीव करता है और एक्नॉलेज करता है 1 को। ठीक है, तो सेंडर क्या करता है, एक्नॉलेज 1 रिसीव करता है और F2 भेजता है। ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, एक्नॉलेज 1 रिसीव करता है और F2 भेजता है और फिर क्या करता है, एक्नॉलेज 2 भेजता है, मतलब ACK2 भेजेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, ACK2 ट्रांसमिट करेगा F3 को और F3 क्या करेगा कि वो रिसीव कर लेगा और फिर वो ACK3 भेजेगा, यानी एक्नॉलेज कर लिएगा। ठीक है, अब हैंडलिंग लॉस्ट और करप्टेड फ्रेम्स। अगर फ्रेम लॉस्ट या करप्ट हो जाए तो अगर
फ्रेम या एसी के लॉस्ट हो जाए यानी एक्नॉलेज लॉस्ट हो जाए तो सेंडर टाइम आउट होने तक वेट करता है। टाइम आउट होने के बाद सेंडर वही फ्रेम दोबारा भेजता है। जब तक करेक्ट फ्रेम रिसीवर तक नहीं पहुंचा सेंडर उसी फ्रेम को भेजता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं तो वो सेंडर ने F1 भेजा रिसीवर को, F1 रिसीवर करता है और रिसीव करता है और AC के 1 भेजता है। ठीक है, तो सेंडर F2 भेजता है लेकिन F2 लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेंडर AC के 2 का वेट करता है लेकिन नहीं मिलता, तो टाइम आउट होने के बाद सेंडर F2 दोबारा भेजता है और रिसीवर F2 का रिसीव करता है और AC के 2 भेजता है। सेंडर AC के 2 रिसीव करता है और F3 भेज देता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहले क्या, सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, दिख रहा है। और स्लो नेटवर्क्स के लिए इनएफिशिएंट है क्योंकि सेंडर हर फ्रेम के लिए वेट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में लेफ्ट साइड क्या दिया है, सेंडर, और राइट साइड क्या दिया है, रिसीवर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डेटा पैकेट जो है वो सेंडर से रिसीव कर लेता है। ठीक है, और फिर एक्नॉलेज रो आप देख रहे हैं वो क्या, रिसीवर से सेंडर को कन्फर्मेशन मिल रहा है। मतलब हर फ्रेम के बाद सेंडर वेट करता है जब तक एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। तो ये स्लो प्रोसेस है, इस वजह से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो को प्रोटोकॉल एक एडवांस फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल फ्रेम्स के साथ भेजने की परमिशन देता है जिससे ट्रांसमिशन फास्ट होती है। और टीसीपी प्रोटोकॉल भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से यूज़ करती है। अब हम स्टॉप एंड वेट ARQ कंट्रोल टेक्निक क्या होता है। तो अगर स्टॉप एंड वेट एक ARQ क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है जो डेटा लिंक लेयर में यूज़ होता है ताकि रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन एंश्योर हो सके। अगर कोई फ्रेम लॉस्ट या करप्ट हो जाती है तो सेंडर उसको दोबारा भेजता है। अब काम कैसे करता है, तो सेंडर एक फ्रेम भेजता है और एक्नॉलेज का वेट करता है। अगर रिसीवर फ्रेम सही रिसीव कर लेता है तो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अगर फ्रेम लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर सेंडर को टाइम आउट होने तक एक्नॉलेज नहीं मिलता तो सेंडर वही फ्रेम दोबारा भेजता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स एंड रिकवरी मैकेनिज्म होता है। पहले क्या, लॉस्ट फ्रेम, तो सेंडर फ्रेम भेजता है और पर वो ट्रांसमिशन के दौरान कहीं लॉस्ट हो जाता है। सेंडर एक्नॉलेज का वेट करता है पर नहीं मिलता, टाइम आउट होने के बाद सेंडर वही फ्रेम दोबारा भेजता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है देखें, एग्जांपल से बातें समझ में नहीं आएगी और ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होगा। इसमें क्या कि सेंडर F1 भेजता है, फिर फ्रेम F1 लॉस्ट हो गया, चलिए भाई भेजते ही लॉस्ट हो गया, खत्म। ठीक है, फिर सेंडर एक्नॉलेज का वेट करता है पर नहीं मिलता, तो टाइम आउट होने के बाद सेंडर F1 दोबारा भेजेगा। अब हम करप्टेड फ्रेम की बात करें तो रिसीवर एरर डिटेक्शन टेक्निक यानी जैसे कि CRC का यूज़ करके चेक करता है कि फ्रेम सही है या नहीं है। अगर फ्रेम करप्ट है तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अगर सिस्टम NAK यानी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सपोर्ट करता है तो रिसीवर NAK यानी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजकर सेंडर को दोबारा भेजने के लिए बोलता है। अगर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाता तो सेंडर टाइम आउट होने के बाद फ्रेम दोबारा पूरा भेजेगा। ठीक है, अब लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि रिसीवर फ्रेम रिसीव करता है और एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर इसी कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो पहले फिगर समझते हैं। तो ये फिगर से आपको दिख रहा होगा। तो स्टेप 1 क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसमिशन। ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंडर A ने फ्रेम 0 भेजा, ठीक है, रिसीवर B को। ठीक है, और रिसीवर B ने सही रिसीव किया। ठीक है, अब रिसीवर B ने क्या किया कि एक्नॉलेज 1 भेजा, रिसीवर B ने भेजा एक्नॉलेज 1 और सेंडर A ने फ्रेम 1 भेजा। ठीक है, और फिर रिसीवर B ने सही रिसीव किया। ठीक है, सही से रिसीव कर लिया, चलिए भाई। रिसीवर B ने एक्नॉलेज 0 भेजा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि स्टेप 2 में फ्रेम लॉस्ट हो गया। सेंडर A ने फ्रेम 0 भेजा, ठीक है, पर वो लॉस्ट हो गया। सेंडर टाइम आउट होने तक एक्नॉलेज का वेट करता है। ठीक है, तो टाइम आउट होने के बाद सेंडर A ने फ्रेम 0 दोबारा भेजा, देख रहे होंगे आप, फ्रेम 0 दोबारा भेजा, टाइम आउट हो गया इतना। ठीक है, अब फ्रेम 0 दोबारा भेजा तो वो सेंडर टाइम आउट होने तक एक्नॉलेज का वेट करता है। तो टाइम आउट होने के बाद सेंडर A ने फ्रेम 0 दोबारा भेजा। अब रिसीवर B ने एक्नॉलेज 1 भेजा। अब स्टेप 3 क्या हो गया, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सेंडर A ने फ्रेम 1 भेजा। ठीक है, सेंडर A ने क्या किया, फ्रेम 1 भेजा और फिर रिसीवर B ने रिसीव किया। रिसीवर B ने एक्नॉलेजमेंट 0 भेजा पर वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब फिर बात करेंगे हम लोग टाइम आउट होने। सेंडर A को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो टाइम आउट होने के बाद फ्रेम 1 दोबारा भेज दिया और रिसीवर B ने डुप्लीकेट फ्रेम 1 रिकॉग्नाइज किया और उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो एक्नॉलेजमेंट 0 फिर से भेज दिया। ठीक है,
तो इस तरह से स्टॉप एंड वेट ARQ रिलायबल ट्रांसमिशन इंश्योर करता है। अगर फ्रेम या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए तो सेंडर टाइम आउट के बाद फ्रेम दोबारा भेजता है। डुप्लीकेट फ्रेम को रिसीवर रिकॉग्नाइज कर लेता है और डिस्कार्ड कर देता है। अब आते हैं हम लोग मैक, आज का टॉपिक का आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा मैक। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। मैक का फुल फॉर्म है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मैक एड्रेस आप सभी परिचित होंगे इससे, ठीक है। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल एक सब लेयर है जो डेटा लिंक लेयर का पार्ट होता है। इसका मेन काम यह इंश्योर करना होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन चैनल को एफिशिएंटली यूज़ करे बिना किसी कोलिजन के। इससे डेटा ऑर्डरली ट्रांसमिट होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कम होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो मैक के कुछ सब लेयर्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या, चैनल एलोकेशन डिसाइड करता है कि डिवाइसेस मीडियम का एक्सेस कैसे करें। और दूसरा क्या, कोलिजन डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, तो शेयर नेटवर्क्स में कोलिजन होने से रोकता है। और फिर क्या, फ्रेम इनकैप्सुलेशन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए मैक एडर्स और फूटर्स ऐड करता है। और फिर क्या, एड्रेसिंग, मैक एड्रेस का यूज़ करके डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और फिर क्या, एरर हैंडलिंग, ट्रांसमिशन में होने वाले एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करता है। और फिर बात करेंगे सिक्योरिटी क्या होता है, कि सिक्योर कनेक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल मेथड से टाइप्स, पहले क्या, मैक लेयर्स, ठीक है। तो ये एलोआ, ठीक है। मैक सब लेयर्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है, कंटेंट बेस्ड मैक। कंटेंट बेस्ड मैक क्या होता है, इस टाइप में मल्टीपल डिवाइसेस एक ही चैनल के लिए compete करती है। कोई फिक्स्ड एलोकेशन नहीं होता और कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। पहला क्या, एलोआ, ठीक है। तो सबसे सिंपल मैक प्रोटोकॉल है ये, डिवाइसेस कभी भी ट्रांसमिट कर सकती हैं जो उनके पास डेटा हो। तो दो टाइप्स के होते हैं, पहले प्योर और फिर क्या होता है, स्लॉटेड एलोआ। तो प्योर एलोआ कोई भी डिवाइसेस कभी भी ट्रांसमिट कर सकती है, और स्लॉटेड एलोआ मतलब क्या होता है कि फिक्स टाइम स्लॉट में डेटा भेजता है। तो कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए रीट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA और CSMA CD, ठीक है। तो डिवाइसेस पहले चैनल सेंस करती हैं ट्रांसमिशन से पहले, ताकि कोलिजन अवॉइड हो सके। और कोलिजन डिटेक्शन ईथरनेट में यूज़ होता है, और कोलिजन डिटेक्ट करके डेटा रीट्रांसमिट करता है। तो CSMA यानी CA कोलिजन अवॉइडेंस वाईफाई में यूज़ होता है। एक्नॉलेजमेंट और बैक ऑफ टाइम का यूज़ करके कोलिजन अवॉइड करता है। और टोकन बेस्ड मैक मतलब कि एक स्पेशल फ्रेम यानी टोकन डिवाइसेस के बीच जो सर्कुलेट करता है। तो CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस वाईफाई में यूज़ होता है, एक्नॉलेजमेंट और बैक ऑफ टाइम का यूज़ करके कोलिजन अवॉइड करता है। अब टोकन बेस्ड मैक क्या होता है कि स्पेशल फ्रेम यानी टोकन डिवाइसेस के बीच सर्कुलेट करता है। सिर्फ वही डिवाइसेस ट्रांसमिट कर सकती हैं जो टोकन होल्ड करती हैं, ठीक है। अब ये शेड्यूल्ड मैक यानी डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस, तो इस मेथड में चैनल का एक्सेस प्री असाइंड होता है जिससे कोलिजन अवॉइड होती है। तो इसमें क्या आता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, चैनल को फिक्स टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है जो अलग अलग डिवाइसेस को असाइन करती है। कोलिजन नहीं होते क्योंकि हर डिवाइसेस अपने स्लॉट में ही ट्रांसमिट करती है। सेलुलर नेटवर्क GSM में यूज़ होता है। और फिर क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। बैंडविड्थ को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल में डिवाइड किया जाता है। हर डिवाइस को एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी असाइन होती है, एनालॉग सेलुलर नेटवर्क में यूज़ होता है। वैसे CDMA तो ऑल डिवाइसेस जैसे देखा जाए तो CDMA क्या होता है कि सभी डिवाइसेस एक साथ ट्रांसमिट करती है, लेकिन यूनिक कोड का यूज़ होता है ताकि सिग्नल डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो डायग्राम में मैक एड्रेस का ब्रेकडाउन शो करता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस 6 ऑक्टेट यानी बाइट्स का होता है। तो पहले 3 ऑक्टेट्स में आप देख रहे होंगे तो ओरिजिनली यूनिक आइडेंटिफायर OIO, ठीक है। पहले 3 ऑक्टेट्स यानी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होता है के लिए होता है। ये एक यूनिक कोड होता है जो किसी कंपनी या मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इंटेल, डेल या HP। और जो लास्ट के 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेरेंस कंट्रोलर NIC स्पेसिफिक के लिए होते हैं, जो डिवाइसेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इसका अगर पहले वाले का ब्रेक डाउन करें तो 8 बिट्स में होता है, ठीक है। मैक एड्रेस का फर्स्ट बिट 8 बिट्स में होता है, B7 से B0 तक, ठीक है। तो B0 बिट्स यानी LSB, ठीक है। LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 0 यूनिकास्ट, ठीक है। 0 मतलब यूनिकास्ट, मतलब कि अगर यूनिकास्ट एड्रेस अगर ये बिट 0 है तो मैक एड्रेस एक सिंगल डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 1 है तो मल्टीकास्ट एड्रेस है, अगर ये बिट 1 है तो ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए होता है, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा भेजने के लिए। अब यहाँ B1 को देख रहे हैं तो B1 यानी बिट लोकली और ग्लोबली एडमिनिस्टर्ड,
जीरो मतलब क्या हो गया कि ग्लोबली यूनिक, यानी मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर से असाइन होता है और ग्लोबली यूनिक होता है। और वन मतलब यानी लोकली एडमिनिस्टर्ड, यानी मैक एड्रेस मैनुअली चेंज किया गया होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फाइनल समरी की बात करें तो मैक एड्रेस एक 48 बिट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो पहले 3 ऑक्टेट्स में मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक, ठीक है, और होते हैं, और लास्ट 3 ऑक्टेट्स में डिवाइस स्पेसिफिक होते हैं, यानी एनएससी स्पेसिफिक। तो फर्स्ट बाइट की लास्ट 2 बिट से पता चलता है कि एड्रेस मल्टीकास्ट है या नहीं, और ग्लोबली यूनिक है या मैनुअली असाइंड है। तो इस तरह से आज हम लोग अप टू मैक एड्रेस तक कहानी पूरी कवर करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग मैक लैन वगैरह कवर करेंगे, लैन की आगे वाली कहानी, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।